हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कैसे वो युद्ध एक तरफ से अनिर्णायक की स्थिति में समाप्त हुआ और दोनों ही कंपनियों में से किसी भी कंपनी के स्पष्ट रूप से जीत नहीं हुई। तो आज हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बारे में, जिसकी स्टार्टिंग प्रथम कर्नाटक युद्ध के समापन के साथ ही स्टार्ट हो गई थी उसके एक साल बाद। तो इसके प्रमुख कारणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, क्योंकि अगर जब तक हम लोग इस युद्ध की पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की स्थिति में हम लोग इस युद्ध के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में याद नहीं रख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस युद्ध के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। तो कर्नाटक के युद्ध का दूसरे युद्ध का प्रमुख कारण था कि प्रथम जो युद्ध हुआ था उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस युद्ध में कोई भी कंपनी जीत नहीं पाई और चूंकि डुप्ले ने काफी मेहनत करी थी और डुप्ले को लगा था कि इस युद्ध से उसे काफी कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन जैसा कि उसे उम्मीद थी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरा कारण था कि हैदराबाद में निजाम जो थे आसफ जा निजामुल मुल्क उनकी मृत्यु हो जाती है और जो बेटे थे नासिर जंग पुत्र थे और ये उनके पौत्र के बीच में एक दूसरे के बीच में झड़प हो जाती है कि गद्दी कौन संभालेगा। और यही हाल कर्नाटक का भी होता है। कर्नाटक में भी नवाब जब दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है तो अनवरुद्दीन गद्दी पर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ समय गद्दी पे बिताने के बाद जो चांद नवाब साहब हैं वो भी मराठों के चंगुल से आजाद होकर वापस आते हैं और वो अपनी दावेदारी नवाब के रूप में ठोक देते हैं, जिससे कि इन दोनों के बीच में भी झड़प का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डुप्ले को एक बात का पता लग गया था कि अगर यहाँ के राजाओं के राजनीतिक मामले में अगर हम लोग हस्तक्षेप करें तो उससे हम लोग को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और इसी के मद्देनजर उसने सबसे पहले कर्नाटक में चांद साहब को नवाब बनाने के बारे में सोचा और इसके लिए जो डुप्ले था वो पहुंचा मुजफ्फरजंग के पास और मुजफ्फरजंग से डील करी कि अगर आप और हम मिलके चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बना देते हैं या कर्नाटक का नवाब बनवा देते हैं तो उसके बाद हम लोग आपके भी निजाम बनने में मिलकर सहायता करेंगे और नासिर जंग को हटा देंगे। इसी के एवज में मुजफ्फरजंग भी डुप्ले का साथ देता है। 1749 में अम्बूर नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा जाता है। नामक युद्ध में मुजफ्फरजंग तथा फ्रांसीसियों की सेना यानी कि डुप्ले और चांद साहब मिलके तीनों अटैक कर देते हैं अनवरुद्दीन पे। और अनवरुद्दीन चूंकि उस समय अकेला था, बाहरी सपोर्ट जरूर था अंग्रेजों का उसके लिए, लेकिन वो सपोर्ट काफी ज्यादा मायने नहीं रखता था और इसी कारण अनवरुद्दीन की हार हुई और अनवरुद्दीन की इस युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई। और इस तरह से देखा गया कि अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था मोहम्मद अली वो यहाँ से युद्ध के मैदान से भाग जाता है और वो पहुंचता है त्रिचिलापल्ली। तो इसको हम लोग याद रखेंगे क्योंकि अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो त्रिचिनापल्ली में ये जाकर शरण लेता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। उसके बाद चांद साहब को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कर्नाटक का मामला तो लगभग सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आते हैं हैदराबाद पे। तो हैदराबाद की स्थिति ये बन जाती है जब अंग्रेज देखते हैं कि कर्नाटक पे लगभग फ्रांसीसियों के समर्थन वाली सरकार बन गई है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग हैदराबाद में ये युक्ति अपनाएं और अपने हिसाब से या अपने किसी चहेते व्यक्ति को यानी कि नासिर जंग को सपोर्ट करके और उसे हम लोग हैदराबाद के निजाम के रूप में घोषित कर दें। और होता भी ऐसा ही है। अंग्रेज सपोर्ट देते हैं नासिर जंग को और उसे उकसाते हैं कि आप के साथ हम लोग हैं और आप मुजफ्फरजंग के खिलाफ युद्ध छेड़ दो। और इस युद्ध में चूंकि मुजफ्फरजंग काफी शक्तिशाली साबित होता है क्योंकि डुप्ले के साथ साथ अब पूरी कर्नाटक की सेना भी उसके साथ आ जाती है और इस युद्ध में नासिर जंग के साथ एक धोखा भी हो जाता है। जो डुप्ले था वो क्या करता है कि कुछ अंग्रेज अधिकारियों को रिश्वत या घूस दे करके उन्हीं अंग्रेज अधिकारियों से नासिर जंग की हत्या करवा देता है
और इस हत्या के बाद लगभग ये तय हो जाता है कि मुजफ्फर जंग ही निजाम के रूप में हैदराबाद में बना रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक डुप्ले का सैनिक अधिकारी था बस्सी, नाम याद रखेंगे। तो जो ये बस्सी नाम का अधिकारी था, ये भेजा जाता है हैदराबाद में मुजफ्फर जंग के राज्याभिषेक के लिए, या यूं कहें कि निजाम बनाने के लिए। तो जब बस्सी आता है तो इसको डुप्ले द्वारा एक निर्देश दिया जाता है। जैसा कि कर्नाटक के युद्ध में लड़ने के बाद चांद साहब ने डुप्ले को ढेर सारे क्षेत्र प्रदान किए थे तथा पैसे भी प्रदान किए थे, और उसी चाहत में डुप्ले बस्सी को भी निर्देश देता है कि मुजफ्फर जंग से जितना हो सके उतना ज्यादा क्षेत्र की मांग करना और जितना हो सके उतनी धन दौलत की मांग करना। लेकिन होता इसका उलट है, इन सब बातों को सिरे से नकार देता है, जिससे नाराज होकर बस्सी द्वारा मुजफ्फर जंग की हत्या करवा दी जाती है। और मुजफ्फर जंग की हत्या हो जाने के बाद एक तीसरा व्यक्ति बचता है सलावत जंग। सलावत जंग भी जो आसफ जाह निजामुल थे, इन्हीं का सबसे छोटा बेटा होता है, और जो इस युद्ध में था ही नहीं, या जो जिसकी चर्चा निजाम के लिए थी ही नहीं, उस व्यक्ति को आखिरकार निजाम के पद पे बैठाया जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि उसके साथ बस्सी को भी रखा जाता है उसके दरबार में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हैदराबाद में और कर्नाटक में युद्ध की स्थिति थी, और इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भाग लिया, और धीरे धीरे ये जो कड़वाहट थी एक दूसरे के प्रति, ये और आगे बढ़ती जाती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मोहम्मद अली जो भाग के तिरुचिरापल्ली में चला गया था, सपोर्ट अंग्रेज करते हैं और तिरुचिरापल्ली में जाकर के इसको कहते हैं कि तुम आकर के और कर्नाटक पर अपना अधिकार जताओ। क्योंकि याद रखने वाली बात है कि ये जो कर्नाटक के नवाब थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, दोस्त अली, उनके बेटे अनवरुद्दीन थे, लेकिन जो चांद साहब थे वो दामाद थे। तो एक ब्लड रिलेशन के रूप में देखा जाए तो दोस्त अली का असली वारिस तो मोहम्मद अली ही होता है। तो इसी के वजह इसी क्या करते हैं कि चांद साहब का भी साथ देते हैं और कहते हैं कि आप क्या करो कि तिरुचिरापल्ली पे जाके अटैक करो। तो चांद साहब अपनी सेना लेकर के 1751 ईस्वी में तिरुचिरापल्ली पे आके एक घेरा बना देते हैं, जिससे हम लोग तिरुचिरापल्ली का घेरा 1751 ये याद रखेंगे, क्योंकि ये मिलान करने के लिए आ जाता है, इसीलिए हमने इसको नोट डाउन कर लिया है। तो तिरुचिरापल्ली पे घेरा बना लेते हैं और काफी दिनों तक घेरा बनाए रखे रहते हैं। इसको देखते हुए जो उस समय का अंग्रेज गवर्नर होता है सैंडर्स, वो परेशान हो जाता है। लेकिन फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होता है अंग्रेजों के लिए। सैंडर्स का एक क्लर्क होता है, या यूं कहें कि उस समय क्लर्क के रूप में कार्य करता है लॉर्ड क्लाइव, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो लॉर्ड क्लाइव ये सुझाव देता है सैंडर्स को कि चांद साहब चूंकि बिजी हैं तिरुचिरापल्ली में, और उन्होंने अपने कर्नाटक की राजधानी यानी कि अर्काट को अकेला छोड़ रखा है, यानी कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है जो अर्काट की सुरक्षा के लिए वहां नियुक्त किया गया हो। तो उसने सुझाव दिया सैंडर्स को कि क्यों ना हम लोग अर्काट पे घेरा बनाएं, जिससे कि चांद साहब पे और फ्रांसीसियों पे दबाव बने और वो लोग तिरुचिरापल्ली को छोड़ दे। तो होता भी यही है। तो सैंडर्स को ये सुझाव काफी पसंद आता है, और सैंडर्स क्या करता है कि जो क्लाइव होते हैं, क्लाइव को याद रखिएगा, ये भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे हम लोग जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो क्लाइव क्या करता है कि सैंडर्स के निर्देशन में 500 सैनिकों का एक जत्था लेकर के अर्काट का घेराव कर देता है। तो इसको हम लोग 1751 अर्काट का घेरा भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस टॉपिक से मिलान करने वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है, और उसके जो वर्ष, किस वर्ष ये घटना घटित हुई थी उसको हमने नोट डाउन कर दिया। तो क्लाइव क्या करता है कि अर्काट का घेरा बना लेता है, और इसको देखते हुए चांद साहब परेशान हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि चांद साहब के निर्देशन में रजा खान अर्काट की तरफ बढ़ता है, और अर्काट की तरफ से एक और ये घेरे का निर्माण करता है। जैसा कि हम लोग ऐसे समझेंगे इस चित्र से, मान लीजिए ये अर्काट हो गया और इसका घेरा यहाँ पे क्लाइव ने बनाया, और इसके ऊपर एक घेरा बना लेते हैं रजा खान। और इनको उम्मीद होती है कि राशन पानी की व्यवस्था ना मिलने की वजह से क्लाइव आखिरकार हार मान जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और क्लाइव जो होता है बहादुरी के साथ 50 दिनों से अधिक समय तक सरवाइव करता है, और अंत में कुछ सेना अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव की मदद के लिए भी भेजी जाती है, और आखिरकार रजा खान को वहां से
अर्काट को छोड़ के भागना पड़ता है। और ये एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था कि क्लाइव ने इतनी बहादुरी के साथ इस टाइम को स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्काट पे अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और चांद साहब फिर अपनी सैनिक के साथ अर्काट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन रास्ते में अंग्रेज सैनिक पहुंच जाते हैं और उनके साथ युद्ध लड़ते हुए चांद साहब की हत्या कर दी जाती है। और आखिरकार कंक्लूजन ये निकलता है कि हैदराबाद में चूंकि आसफ जाह के जो छोटे पुत्र होते हैं सलावत जंग, वो फ्रांसीसियों के सहायता से हैदराबाद में निजाम पद पे होते हैं और कर्नाटक में यानी कि कर्नाटक की सत्ता अब आ जाती है अंग्रेजों के हाथ में। और अंग्रेज मोहम्मद अली जो कि अनवरुद्दीन का पुत्र था उसको यहाँ का नवाब घोषित कर देते हैं। तो इन दोनों युद्धों के बाद हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद में कंट्रोल आ जाता है फ्रेंच का और कर्नाटक में कंट्रोल आ जाता है अंग्रेजों का। उसके बाद इस युद्ध का कोई कंक्लूजन न निकलने की स्थिति में एक पांडिचेरी, उसके बाद ये होता है कि जो डुप्ले होता है उसको काफी धक्का लगता है और वो क्या करता है कि एक बार फिर से कर्नाटक पे युद्ध करने का निर्णय लेता है और ढेर सारे अपने सैनिकों के साथ कर्नाटक के यहाँ युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है। लेकिन उसे वहां पे भी हार का सामना करना पड़ता है और काफी जान माल की हानि होती है, जिसको देखते हुए चूंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी और जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसकी कंपनी ज्यादातर घाटे में जाए या अपने निर्णय स्वयं करने लगे। क्योंकि डुप्ले एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसने अपने निर्णय स्वयं करने शुरू कर दिए थे। इसी के एवज में फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाने का निर्णय लिया और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही भारी भूल साबित हुई फ्रांसीसियों के लिए और ये भूल जो थी उनके पतन के शुरुआत के रूप में भी जानी जाती है। तो ये घटना होती है 1754 ईस्वी में जब डुप्ले को फ्रांस की सरकार वापस बुला लेती है और एक नए फ्रेंच गवर्नर रॉबर्ट गोडेहेउ को 1754 ईस्वी में गवर्नर के रूप में भेजा जाता है और इसका मुख्य काम यही होता है कि अंग्रेजों के साथ संधि करके इस मामले को शांत करे और युद्ध की स्थिति में ना पड़ के ये लोग सीधे सीधे अपने कंपनी के माध्यम से केवल और केवल व्यापार पे फोकस करें। और होता भी यही है। अंग्रेज तो चूंकि चाहते भी थे कि इससे राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो फ्रांसीसियों का, क्योंकि बीच में हम लोगों ने देखा था कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने राजनीतिक हस्तक्षेप करके अपने आप को कितना मजबूत स्थापित कर दिया था। और उसी से घबराए हुए अंग्रेज इस बात से काफी खुश हो गए कि चूंकि डुप्ले वापस चला गया है और फ्रांसीसियों ने काफी नरम दिली दिखाई है और उन्होंने उल्टे संधि का प्रस्ताव भेजा है। तो जब रॉबर्ट गोडेहेउ पहुंचता है सैंडर्स के पास तो अंग्रेज इसके लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और पांडिचेरी में एक संधि होती है। 1755 में पांडिचेरी में एक संधि होती है और इस संधि के तहत ये तय होता है कि आगे से दोनों कंपनियां एक दूसरे के मामलों में तो दखल देगी ही नहीं और दूसरा कि जो भी यहाँ पे राजा हैं या जिनका भी शासन चल रहा है, जो भी साम्राज्य है, उसमें भी ये लोग राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगी और अपने व्यापार पे ही फोकस करेंगी। तो युद्ध का कंक्लूजन यही निकलता है कि जो युद्ध 1749 में शुरू हुआ था अंबुर के युद्ध से, वो युद्ध 1755 में पांडिचेरी की संधि से समाप्त होता है। और इस युद्ध के परिणाम लगभग यही रहे कि इसमें अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत हो गई और फ्रांसीसियों को काफी हद तक झुक के रहना पड़ा, या यूं कहे कि फ्रांसीसियों की हालत इस युद्ध में पतली होनी शुरू हो गई थी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फ्रांसीसियों ने कैसे अपना दबदबा बनाया था, दूसरे कर्नाटक युद्ध में हम लोग ये देखते हैं कि काफी बढ़िया से मुंहतोड़ जवाब दिया अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया था। तो इस युद्ध की समाप्ति यहीं पे हो जाती है। तो आगे हम लोग तीसरे युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि तीसरे युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।